हेलो एवरीवन। सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड से इशू किए गए सैंपल पेपर के सोल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट सेशन में अपने लोग फर्स्ट 18 क्वेश्चंस को कवर किए थे। आज हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग में से अभी तक कोई वो पार्ट 1 अटेंड नहीं किया है तो जरूर अटेंड करिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में दे देगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है। Angel and Circle are partners in a firm and their balance sheet showed furniture of rupees 2 lakhs, stock at rupees 1 lakh 40, debtor at rupees 1 lakh 62, creditor at rupees 60,000। दो पार्टनर्स है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है और उनकी असेट लाइबिलिटी का आपको डिटेल दिया हुआ है। स्क्वायर वॉज एडमिटेड, एक नए पार्टनर को एडमिट किया और उनका जो एनपीएसआर है स्क्वायर के एडमिट होने के बाद दैट इज 2:3:5 और एडमिशन के बाद उन्होंने अपने असेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया। स्टॉक वाज वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, क्रेडिटर एट ऑफ रुपीज 15,000 आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। मतलब 15,000 के क्रेडिटर बोल रहे हैं कि आपको हमको पैसा देने का जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। डेटर्स फॉर रुपीज 2,000 हैव गॉन इरिकवरेबल एंड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रिपेयर्ड एट द रेट ऑफ 10%। तो अभी तक अगर आप क्वेश्चन को रीड करो तो एक सिंपल रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। अभी तक जो डेटा आप पढ़ रहे हो उससे सिंपल क्लियर होता है कि एक रीवैल्यूएशन का बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। एंजल्स लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज 30,000। रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ फर्नीचर विल बी। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि रीवैल्यूड फर्नीचर का फिगर क्या है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, और आप पे क्या करो, एक बार साइड में अपने बैलेंस शीट के फिगर्स को भी लिख लो। जो आपको ऑलरेडी बैलेंस शीट का आपको फिगर्स दिया था स्टॉक फर्नीचर, आप उसको भी एक बार लिख लो। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, सारा डिटेल आपको नहीं दिया हुआ। एक बार इसको प्लॉट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्नीचर रुपीज 2 lakhs, furniture is rupees 2 lakhs, then we have stock at rupees 1 lakh 40, तो इसको भी अपने बैलेंस शीट में कॉपी कर लेते हैं एट 1 lakh 40। देन अपने को क्या दिया हुआ है, डेटर एट 1 lakh 62, तो डेटर भी लिख लेते हैं। ये जस्ट कॉपी पेस्ट वाला काम करें फ्रॉम क्वेश्चन टू आवर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एंड लास्ट आपको क्रेडिटर दिया हुआ है 60,000 रुपीज का। अब आप बैलेंस शीट को टैली मत कराते बैठना, क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाले, ये केवल एक्सट्रैक्ट है। अब आप रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट सोचो। सबसे पहला, स्टॉक वाज रीवैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। अभी अपने पास कितने का स्टॉक है, 1 लाख 40 का, और आपको उसको कितने पे रीवैल्यू करना है, एट रुपीज 1 लाख। 140 का स्टॉक 1 लाख पे रीवैल्यू करना है, मतलब क्लियर है आपको 40,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखते हैं, तो टू स्टॉक अकाउंट रुपीज 40,000 विच इज 1 लाख 40 माइनस 1 लाख, तो स्टॉक भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, क्रेडिटर ऑफ 15,000 इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अगर आपको अपने लाइबिलिटी को पे नहीं करना है, मतलब आपको प्रॉफिट हो गया, तो क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पे, बाई क्रेडिटर अकाउंट रुपीज 15,000। नेक्स्ट, 2,000 रुपीज ऑफ डेटर हैव बिकम इरिकवरेबल। आपके कुछ डेटर्स थे, आपको उनसे पैसा नहीं मिलने वाला है, बैड डेट हो गया, तो आप क्या लिखोगे, टू डेटर, क्योंकि आपको लॉस हुआ है 2,000। एंड 10% का आपको प्रोविजन भी बनाना है अपने डेटर के ऊपर। अब देखिए, अभी करेंटली आपका डेटर कितना है, अभी करेंटली आपका डेटर है 1,62,000 का, 1,62,000। 2,000 रुपीज का आपका बैड डेट ऑलरेडी हो चुका है। मतलब आप कितना डेटर से रियलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग 1,60,000, और आपको इसी पे 10% का प्रोविजन भी बनाना है, विच कम्स टू रुपीज 16,000। प्रोविजन हमारे लिए लॉस होता है, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रुपीज 16,000। वी डोंट एक्सपेक्ट टू रियलाइज 16,000, हमको डाउट है कि 16,000 मिलेगा कि नहीं, तो हम लोग आज ही उसका प्रोविजन बना लिए, खत्म, रिवैल्यूएशन इज डन। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा एडजस्टमेंट बोला है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है उसमें से एक पार्टनर का शेयर 30,000 रुपीज का और उनको लॉस मिल रहा है। अब देखिए, रीवैल्यूएशन में जब भी लॉस आता है
तो हम लोग उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि आपका डेबिट साइड लॉसेस को इंडिकेट करता है और क्रेडिट साइड प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। तो अगर आपका लॉस है मतलब आपका एक्सपेंस साइड ज्यादा है, और अगर आपका एक्सपेंस साइड ज्यादा है मतलब आपका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा लॉस का वो क्रेडिट में आएगा। वापस एक बार बोल रहे हैं, अगर आपको रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है मतलब आपका डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में हम लोग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं या लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, एंड क्रेडिट साइड में हम लोग प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका यहां पर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग लॉस को पार्टनर्स को दे देंगे। तो दो पार्टनर्स है अपने पास, एक है एंजल और एक है सर्कल। आपको यहां पर एंजल का डिटेल दिया हुआ है कि एंजल को लॉस में 30,000 रुपीज का शेयरिंग मिल रहा है। क्वेश्चन आपको क्लियर लिख के दिया था दैट एंजल का जो लॉस है वो 30,000 रुपीज का। अब क्वेश्चन आता है सर सर्कल को कितना मिल रहा होगा? सेम, क्योंकि आपको कोई भी पीएसआर रेशियो नहीं दिया हुआ है। सर ये तो दिया हुआ है ना, ये तो आपका एनपीएसआर है, दिस इज योर एनपीएसआर। और रीवैल्यूएशन के लॉस को हम लोग ओपीएसआर में स्प्लिट करते हैं, और आपको ओपीएसआर का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग ऐसा पढ़े हुए हैं कि जब भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो आप उसको हमेशा इक्वली अज्यूम करोगे, मींस 1:1। तो अगर एंजल को 30 मिल रहा है तो सर्कल को भी 30 मिलेगा, मतलब टोटल 60,000। बस सम इज डन। अब लेकिन यहां पे एक एडजस्टमेंट है। आपको पूछ रहा है कि फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर कितना है। तो आप सबसे पहले इसका बैलेंसिंग फिगर निकालो या देखो कि मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्रेडिट साइड आपका आ रहा है टोटल 75,000, उसको माइनस करते हैं। 75,000 माइनस 40 माइनस 2,000 माइनस 16,000, टोटल आ रहा है आपका यहां पर बैलेंसिंग आ रहा है 17,000 का। अब सर ये 17 क्या है? देखिए अगर बहुत लॉजिकल सा बात है, अगर आपको फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर पूछा है मतलब या तो फर्नीचर बढ़ रहा है या घट रहा है, आइदर फर्नीचर इज एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग, आइदर ऑफ द वन। अब मतलब ये पक्का फर्नीचर का अमाउंट है। अब सर फर्नीचर डेबिट साइड में आ रहा है मतलब आपको फर्नीचर में लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 17,000 का। अभी आपका फर्नीचर कितने का है रीवैल्यूएशन के पहले? सर रीवैल्यूएशन के पहले हमारा फर्नीचर 2 लाख रुपीस का है, और फर्नीचर में 17,000 से फर्नीचर का वैल्यू ड्रॉप हो रहा है, लॉस हो रहा है। मतलब पक्का हमारे फर्नीचर का रीवैल्यू फिगर कितना होगा? 2 लाख माइनस 17,000, दैट इज 2,83,000, 1,83,000। ये आपके फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर आ गया। ऑप्शन चेक करिए, आंसर है क्या? 1,83,000। सर ये कैसे पता चला कि फर्नीचर है, कुछ और नहीं है क्या? देखिए कुछ और होता तो क्वेश्चन आपको बोलता ना। और आप एक चीज और सोचो, हम लोगों ने सारे आइटम पे एडजस्टमेंट किया। आप बोलोगे सर ये क्रेडिटर भी तो हो सकता है, ऐसे तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। बट मोस्ट लाइकली जब क्वेश्चन आपको फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर पूछ रहे तो पक्का कुछ ना कुछ फर्नीचर में तो एडजस्टमेंट वही होगा। आइदर फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ होगा या फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ होगा, क्योंकि इसका बैलेंसिंग फिगर ये जो अमाउंट है ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। क्योंकि बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है मतलब पक्का आपको फर्नीचर में कुछ लॉस हुआ होगा। तो 2 लाख का पहले आपके पास फर्नीचर था, 17,000 का आपको लॉस हुआ, मतलब आपके फर्नीचर का रीवैल्यूड फिगर कितना है? द रीवैल्यूड फिगर इज 1,83,000 एंड हेंस ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पिक करते हैं। क्या बोला है देखिए, आशा एंड निशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर का आपको ओपीएसआर दिया हुआ है। नए पार्टनर कशिश को उन लोगों ने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। कशिश को अपना शेयर कैसे मिलेगा? उनको 1/8 आशा से मिलेगा, तो रिमेनिंग पक्का निशा से मिलेगा। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹40,000। पूरे फर्म का गुडविल 40,000 है। तो आपको पूछा है दैट हाउ मच अमाउंट फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशा टू निशास कैपिटल अकाउंट, मतलब निशा को गुडविल का कितना पैसा मिलेगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकमिंग पार्टनर या नया पार्टनर जब एडमिट होता है वो जो गुडविल का पैसा लेकर आते हैं वो ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो अब आपका यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको दो चीज निकालना है।
एक तो आपको ये निकालना है कि कशिश के गुडविल का शेयर कितना होता है, कशिशेज शेयर ऑफ गुडविल। तो सर ये तो निकालना बहुत सिंपल है, पूरे फर्म का गुडविल 40,000 है और कशिश क्योंकि 1/4 शेयर उनको मिलेगा फ्यूचर के प्रॉफिट में, तो उनका गुडविल का शेयर हो जाएगा 10,000। सर ये तो निकालना बहुत सिंपल हो गया। अब ये निकालना है कि आशा और निशा सैक्रिफाइस कितना कर रहे हैं। सर आशा का तो शेयर हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि आशा 1/8 सैक्रिफाइस कर रही है, तो हाउ मच इज निशा सैक्रिफाइसिंग। कशिश को पूरा शेयर मिलेगा 1/4, उसमें से 1/8 कौन दे रही है, आशा, तो रिमेनिंग शेयर कौन देगी, निशा। दैट्स ऑल। सो 8 आपका यहाँ पे एलसीएम आता है, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1/8। तो आपको सैक्रिफाइसिंग दोनों का पता चल गया, आपको आशा का भी सैक्रिफाइसिंग पता चल गया 1/8 और निशा का भी सैक्रिफाइसिंग मिल गया 1/8। मतलब दोनों पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 1:1। यानी जो 10,000 रुपीज गुडविल का लेकर आएगी ये किसको मिलेगा, आशा को और निशा को। कौन से रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। यानी कि 10,000 का हाफ आशा को, 10,000 का हाफ निशा को। तो निशा को कितना मिलेगा, ₹5,000। 10,000 का हाफ इज 5,000। क्लियर है। इसका जर्नल एंट्री भी आप लोग देख लो, जर्नल एंट्रीज का क्या होगा अगर आपको करना पड़ जाए तो या पूछा जाए तो। द जर्नल एंट्रीज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू आशास कैपिटल अकाउंट एंड टू निशास कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज जो इनके गुडविल का होगा, ये 5,000 दोनों पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा। क्लियर आप लोगों को, आई होप कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोले। अगेन एडमिशन पे क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर्स परेश एंड प्रभाव हैड डेटर ऑफ ₹6,20,000। ठीक है, दो पार्टनर थे, उनका नए पार्टनर को एडमिट किया और एडमिट जब किए तो उनका डेटर था 6,20,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने उस पर प्रोविजन भी मेंटेन करके रखा है 20,000 का, मतलब नेट डेटर 6 लाख रुपए का आपके पास है। एज पर द टर्म्स ऑफ एडमिशन असेट्स वे रीवैल्यू, जब भी किसी पार्टनर का एडमिट होता है असेट्स लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। रीवैल्यूएशन के टाइम पे ये पता चला कि एक डेटर है 15,000 रुपीज के, हैड टर्न्ड बैड, वो बैड डेट हो गया एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। आपको डेटर को राइट ऑफ करना है क्योंकि वो बैड डेट हो चुका है। कौन सा जर्नल एंट्री इनमें से करेक्ट है। अब अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर ना करो, केवल ऐसे ही सोचो, हम लोगों ने प्रोविजन क्यों बना के रखा था, ताकि कल को फ्यूचर में अगर हमारा बैड डेट हो जाए तो हम लोग बैड डेट में होने वाले लॉसेस को अपने प्रोविजन से एडजस्ट कर सके। आपने प्रोविजन कितने का बना के रखा है, 20,000 का, और बैड डेट कितने का हुआ है, 15,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस बैड डेट को इस प्रोविजन से एडजस्ट कर लेंगे, इस बैड डेट को प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे और हम अपने डेटर को भी रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि सर मेरा 6,20,000 रुपीज का डेटर है, यू कैन नॉट से दैट, क्योंकि आपका डेटर 15,000 रुपए से कम हो गया। तो आपका इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, सर फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैड डेट इज अ लॉस, तो आपको इसको डेबिट लिखना पड़ेगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर आपका असेट है, योर डेटर डिक्रीजिंग, हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे बाई ₹15,000। लेकिन सर क्या ये लॉस हमारे रिवैल्यूएशन में जाएगा क्या, द आंसर इज नो, क्योंकि आपको अभी नया कोई लॉस नहीं हो रहा। इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपने पहले से एक प्रोविजन बना के रखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, हम लोग इस लॉस को अपने प्रोविजन से एडजस्ट कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ ₹15,000। तो सर बचा हुआ इस 5,000 का प्रोविजन का क्या होगा, ये आपके बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। जब नया बैलेंस शीट बनेगा पार्टनर के एडमिशन के बाद, तो 5,000 रुपीज का प्रोविजन आपके बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर चेक कर सकते हो क्या आएगा। देखिए पहला आंसर ही करेक्ट है, बैड डेट अकाउंट 15,000 टू डेटर 15 एंड प्रोविजन टू बैड डेट। तो ये आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी भी आप देख सकते हो, बट ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वही जर्नल एंट्री हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है, आई होप आप लोग को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखिए ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो प्रॉफिट से रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिजर्व्स आर
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सर लेकिन ये जो पॉइंट बोला ना ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर अगर वो एप्रोप्रिएशन नहीं होता तो वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन में कैसे आता? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जो हमको पीएल से एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पार्टनरशिप फर्म में एक मैनेजर है, आप उनको 10,000 रुपीज का सैलरी दे रहे हो, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट रिजर्व्स इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, आप अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। कुछ आप अपने प्रॉफिट को यूज करते हो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, कुछ आप अपने प्रॉफिट को यूज करते हो पार्टनर को सैलरी देने के लिए, पार्टनर को कमीशन देने के लिए, रिजर्व क्रिएट करने के लिए। एंड हेंस रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब आपका असर्शन एकदम करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। सो क्या आंसर हुआ देखिए, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप क्लियर है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्या बोला, अनुभव, शगुन, पुलकित 3 पार्टनर्स हैं और आपको तीनों का ओपीएसआर दिया हुआ है 2:2:1। 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स में म्यूचुअल अग्रीमेंट करके आप अपने पीएसआर को चेंज कर सकते हो। ऑन दैट डेट द डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट इज 30,000। आप ध्यान रखिएगा पीएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस है। पीएल के क्रेडिट बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं और पीएल के डेबिट बैलेंस को हम लोग लॉस बोलते हैं। अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स डिसाइडेड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट। ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए पीएसआर चेंज हो रहा है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा लॉजिक क्या होगा इसके पीछे? अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ होता, अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ होता तो हर एक पार्टनर को इस लॉस का कितना शेयरिंग मिलता? वापस एक बार बोल रहा है, अगर पीएसआर चेंज नहीं हुआ होता तो हर एक पार्टनर को लॉस का कितना शेयरिंग मिलता? आप पहले ये देख लो। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अनुभव, शगुन, पुलकित। एक बार हम शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, सबका इनिशियल्स। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर हर एक पार्टनर को मिलता तो कौन से रेशियो में मिलता? सर 2:2:1 के रेशियो में मिलता। तो 30,000 को अगर आप 2:2:1 के रेशियो में स्प्लिट करेगा तो कितना आएगा? 30,000 इंटू 2/5 विच इज ₹12,000। इनका भी 12 ही आएगा और इनका आधा आ जाएगा 6,000। मतलब ये इनको लॉस मिलता। अगर सर इनको लॉस मिलता तो इनके कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते। जब भी हम लोग पार्टनर को लॉस देते हैं तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, उनका कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब ये 3 आइटम अगर उनको मिलता तो उनका कैपिटल अकाउंट इतने इतने अमाउंट से डेबिट हो जाता। सर नया, अब अगर आप पीएल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दोगे, चेंज करने से इनको लॉस का कितना शेयरिंग मिलता? तो इनको मिलेगा 5:3:2 के रेशियो में। 30,000 का लॉस, आप पहला वाला पार्ट भूल जाओ। पुराने रेशियो में मिलता तो हर एक पार्टनर को 12:12:6 मिलता। नए रेशियो के हिसाब से इनको कितना मिलेगा? तो अब आप ये चेक करो, मतलब आपको क्या करना है? 30,000 इंटू 5/10 विच इज ₹15,000, ये हर एक पार्टनर को मिलता। ठीक है, नेक्स्ट 30,000 इंटू 3/10 इज ₹9,000 एंड ये आ रहा है आपका 6,000। मतलब सर अब रेशियो चेंज करने के बाद ए को, अनुभव को 15,000 मिलेगा, शगुन को 9,000 एंड पुलकित को अगेन 6,000। मतलब अब आप इनका पोजीशन को एनालाइज करिए। सर अनुभव क्या बोलेगा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना वाला था तो मेरे को 12,000 का लॉस बियर करना पड़ रहा है। केवल प्रॉफिट शेयरिंग चेंज करने से व्हाई शुड आई बियर 15,000 का लॉस? इनको तो ज्यादा का लॉस मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए कोई चिंता का बात नहीं है, हम लोग आपको 3,000 रुपया दे देंगे। इनको हम लोग 3,000 से क्रेडिट कर देंगे, इनको 3,000 दे देंगे। शगुन क्या बोलेगी कि देखिए सर अगर पहले लॉस था, अगर पुराना पीएसआर के हिसाब से बात करें तो मेरे को 12,000 का लॉस मिल रहा था, अब मेरे को लॉस कम मिल रहा है तो हम 3,000 रुपया देने के लिए रेडी है। पहले इनको 12,000 मिलता, केवल रेशियो चेंज करने से इनका लॉस शेयरिंग कम हो जा रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, केवल रेशियो चेंज करने से किसी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो शगुन क्या बोलेगी? सर हम 3,000 रुपया दे देते हैं। पुलकित बोल रहे हैं सर मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, पहले भी मेरा शेयरिंग 6,000 था, अभी भी शेयरिंग 6,000 है, आई एम इनडिफरेंट। मतलब इनका शेयरिंग में कोई चेंज ही नहीं आ रहा।
मतलब हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे, हम लोग शगुन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, SHAGUN, शगुन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 से, और अनुभव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपीज से। अनुभव के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपए से। ये आपका हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, मतलब ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। शगुन्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 3000 एंड अनुभव्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 3000। पहला ऑप्शन ही हम लोग को मिल चुका है। और रीड करते हैं। सर पुलकित तो पिक्चर में आएगा ही नहीं। शगुन के अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 से, ये करेक्ट है, लेकिन 30,000 दिया हुआ है तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा 3000 ही आंसर आ रहा है एंड ये वाला भी पुलकित है, तो आंसर नहीं है। ऑब्वियसली तो बस ऐसे ही पढ़ लिए, लेकिन ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है कि आपको शगुन के अकाउंट को डेबिट करना है 3000 से और अनुभव के अकाउंट को क्रेडिट करना है 3000 रुपए से। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। इसका थॉट प्रोसेस अगर एक बार वापस रिवीजन करें तो प्रॉफिट पहले का जो रेशियो था उसके हिसाब से कितना लॉस मिलता, चेंज के बाद कितना लॉस मिल रहा है, दोनों को आप ब्रेक इवन कर दो। जिसको ज्यादा नुकसान हो रहा है उसको दे दो और जिसको फायदा हो रहा है उनसे ले लो, लेके नुकसान वाले को दे दो। दैट्स ऑल। आई होप क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते, देखिए क्या बोल रहे हैं। ABC are partners and their partnership deed provides for interest on drawings at the rate 8% per annum। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है तो ये हम लोग ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट देते हैं। B withdrew a fixed amount in the middle of every month and his interest on drawings is ₹4800। आपको यहां पे इंटरेस्ट ही दे दिया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उनका मंथली ड्रॉइंग्स कितने। सिंपल क्वेश्चन, एक बार वापस रिवीजन करते हैं। हम लोग यहां पर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए। जब भी ड्रॉइंग्स एक फिक्स अमाउंट मंथ के बिगिनिंग में होता है तो हम लोग 6.5/12 का फैक्टर यूज करते हैं। जब भी हम लोग का ड्रॉइंग्स मिडिल ऑफ द मंथ में होता है तो हम लोग 6/12 का फैक्टर यूज करते हैं। और जब भी एंड ऑफ द मंथ होता है तो हम लोग 5.5/12 का फैक्टर यूज करते हैं। इसका डेरिवेशन कैसे ये फिगर आ रहा है, इसके ऊपर एक डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है FOP के कॉन्सेप्ट सीरीज में, आप लोग जरूर देखिएगा। लिंक हम डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में ऐड कर देगा। अब देखिए तो क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट तो आपको दिया हुआ है, वो तो आपको दिया हुआ है। मान लीजिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो x अमाउंट एवरी मंथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो x इंटू 12 क्योंकि साल भर ड्रॉ कर रहे हैं, उस पे 8% का इंटरेस्ट इंटू 6/12 क्योंकि मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्रॉइंग्स हो रहे हैं, तो इंटू 6/12। अब आप इसका आंसर कंप्यूट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कितना आता है 12x इंटू 8% इंटू 6/12 इज इक्वल्स टू 4800। आपको यहां पर x का वैल्यू कंप्यूट करना है। तो 12 इंटू 8% इंटू 6/12 इट कम्स टू 4800 डिवाइडेड बाई 0.48। तो ये कितना आएगा आपका 4800 डिवाइड बाई 0.48 इज ₹10,000 पर मंथ। मतलब 10,000 रुपीज अगर ये ड्रॉ करते हैं एवरी मंथ मिडिल में 8% के इंटरेस्ट रेट पे, तो इनका इंटरेस्ट कितना आएगा 4800 रुपीज एंड हेंस द आंसर इज ₹10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है 25। अभय एंड बलविन are partners sharing profit and losses in the ratio 3:1। Okay, on 31st March 2021 the firm's net profit is ₹1,25,000। पूरे फर्म का नेट प्रॉफिट 1,25,000 का है। The partnership deed provides interest on capital to Abhay and Balwin at 15,000 and 10,000 respectively। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया and interest on drawings for the year amounted to ₹6,000 and 4,000 from Balwin। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी निकाल के दे दिया। Abhay is also entitled to a commission of 10% on the net divisible profit। Calculate profit to be transferred to partners capital account। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं और वहां पे सारे इन वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं अपने आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को दिया हुआ है नेट प्रॉफिट इज 1,25,000, तो वो अपने लिख देते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इज ₹1,25,000। अब अपने पास 2-3 आइटम और है, एक लिखते हैं अपने यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहां पर लिख देते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स फॉर्म के लिए इनकम है क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंस है डेबिट में।
तो दो लोगों का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। सबसे पहले कैपिटल का फिगर 15,000 एंड 10,000, दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 15 एंड 10 टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पर 25। एंड व्हेन वी लुक एट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दिस इज 6,000 एंड 4,000। दोनों को ऐड करके लिखते हैं 6,000 4,000, टोटल इज रुपीज 10,000। अब यहां पर एक और चीज है, यहां पर पार्टनर को 10% का कमीशन भी मिल रहा है। ओके, सो दिस इज टू कमीशन। नाउ हियर इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब, आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली करना पड़ेगा। कमीशन बोला गया 10% ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि देखिए नेट डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या होता है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। पार्टनर को अल्टीमेटली जो पैसा मिलता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं, हमारे केस में अभय और बलविन, उनको जितना कैपिटल, उनको जितना प्रॉफिट का शेयरिंग मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये जो 10% है ना, कमीशन ऑफ 10%, दिस इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर्स को क्या मिलेगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो आपका 10% है, इन डिस्गाइज दिस इज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकलेगा आपका, देखिए दिस इज 10/110 इंटू जो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, कितना आ रहा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इसको कैलकुलेट करते हैं। 1,35,000 माइनस 25 इज 1,10,000, सो दिस इज इंटू 10 डिवाइड बाय 110 इज रुपीज 10,000। और अब जो पार्टनर को मिलेगा दैट इज कॉल्ड नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये कितना आ रहा है आपका 1,35,000 और यहां पर आपका 35, सो पार्टनर्स को कितना मिलेगा 1,00,000 रुपीज। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल में इन लोगों को 1,00,000 रुपीज मिलेगा। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अपने को स्प्लिट नहीं पूछा है, टोटल पूछा है, सो योर टोटल आंसर इज रुपीज 1,00,000। अब अगर आप यहां पर इस नेट डिविजिबल प्रॉफिट को अगर 1,25,000 पकड़ लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। और अगर आप ये सोचोगे कि 1,10,000 पे आएगा, अगर आप ये सोचते हो 1,10,000 पे सीधा 10% आएगा, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। जब आप 1,10,000 निकालते हो वो प्रॉफिट है आपका, पार्टनर को मिलना चाहिए, लेकिन आपको उसमें से कमीशन भी माइनस करना है। और कमीशन कैसे माइनस करना है, ऑन नेट डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब जो अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास जाए। अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास कितना जा रहा है 1,00,000। तो इन डिस्गाइज आपको जो 10% है ये इस 1,00,000 पे कैलकुलेट करना था। अब आपको 1,00,000 क्लियरली तो दिया हुआ नहीं है, सो दैट सिंपली मीन्स दैट दिस इज इंक्लूडिंग आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ये मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में अपने डाउट्स को जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला आपको, देखिए रीवैल्यूएशन इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। यस, एकदम करेक्ट है। हम लोग एडमिशन के टाइम पे रीवैल्यूएशन बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? टू इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज so that true financial position of the firm is reflected। yes, ये एकदम करेक्ट है सर। इंडिपेंडेंटली अगर आप सोचो तो assertion एकदम करेक्ट है, कोई डाउट ही नहीं है। और रीजन भी करेक्ट है, एकदम कोई डाउट नहीं है। ऑप्शंस देखिए क्या लिखा हुआ है, A and R are correct and R is the correct reason of A। yes sir, it's absolutely correct। हम लोग रिवैल्यूएशन बनाते ही इसीलिए ताकि एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज का हम लोग करेक्ट अमाउंट अपने नए बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर सके। सो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 इज फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोले देखिए, अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ 20 ईच। एक शेयर का फेस वैल्यू ₹20 है और वो शेयर फुल्ली कॉल्ड अप है, मतलब कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कंपनी ने सब मांग लिया। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन ऑफ 6 पर शेयर हैव बीन पेड। एक शेयर होल्डर है, मान लीजिए, उसने केवल अभी तक एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बाकी पैसा नहीं दिया है। मतलब आउट ऑफ 20 उन्होंने केवल 6 रुपया पे किया है, 14 रुपीज अभी तक पे नहीं किया है। और अगर 14 रुपीज पे नहीं किया है तो ये हो गया इनका कॉल्स इन अरियर। इशू ऑफ शेयर क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक्टिव रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजों को आपको पढ़ते पढ़ते ही एनालाइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दीज 2000 शेयर्स वर रीइश्यूड and 8,000 have been transferred to capital reserve. Okay, calculate the rate at which these shares have been reissued। अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि 4,000 शेयर्स को हमने फॉरफिट किया,
₹20 कंपनी ने उस पर कॉल कर लिया है, एक शेयर होल्डर ने अभी तक केवल ₹6 दिया था और उसमें से हम लोगों ने 2000 शेयर्स को रीइशू किया। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से रेट पे, कितने पैसे पे हम लोगों ने शेयर को रीइशू किया होगा। अब देखिए, सबसे पहले आप यहां पर ये सोचो कि ये जो ₹8000 कैपिटल रिजर्व में गए हैं, ये कैसे आया होगा। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। 8000 इज इक्वल्स टू, जब आपने शेयर्स को फॉरफिट किया तो आपने कितना रुपए का इनकम किया। सर हम लोगों ने पूरा ₹6 फॉरफिट कर लिया था, तो दिस इज योर इनकम पर शेयर। आपने जब रीइशू किया तो कितने डिस्काउंट पे रीइशू किया। सर वो तो हमको पता ही नहीं है, हम लोग इसको एक्स ले लेते हैं। दिस इज डिस्काउंट पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। 2000 शेयर्स ही हम लोगों ने रीइशू किया, तो ये कितना आता है आप देखिए, 4 इज इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू ₹2 पर शेयर। ये हमारा डिस्काउंट है, दिस इज डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू। अब देखिए कि शेयर्स कितने का है। जब हम लोगों ने रीइशू किया तो कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग मानेंगे कि फुल्ली पेड है ₹20 और हमारा डिस्काउंट हुआ है ₹2 पर शेयर, यानी हम लोगों ने पक्का इन शेयर्स को ₹18 पर शेयर में रीइशू किया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज 18 पर शेयर। ये आपको यहां पे कैपिटल रिजर्व को पकड़ना है कि 8000 आपने कैसे लाया होगा। ₹6 इज इनकम पर शेयर, क्योंकि जब आपने फॉरफिट किया था तो वो बंदा आपको ₹6 पर शेयर देके रखा है, वो आप पूरा फॉरफिट कर लोगे कि आप जाओ, वो हमारा हो गया। ₹6 इज योर इनकम। और आपने लॉस कितना किया, एक बार एक्स पकड़ लिए इंटू 2000, सो दैट कम्स टू ₹2 पर शेयर। मतलब आपने ₹20 के शेयर को ₹2 के डिस्काउंट पे 18 में रीइशू किया है। और वही क्वेश्चन में आपको पूछा था, कैलकुलेट द रेट एट विच दी शेयर्स वेर रीइशू। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 18 पर शेयर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर 28। क्या बोला है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ऑथोराइज, इशूड, ये सब कुछ दिया है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्या बोला है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑथोराइज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच अ कंपनी कैन इशू। जितना कंपनी का ऑथोराइज होता है उसमें से वो रीइशू करता है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो वो मैक्सिमम 1 लाख शेयर को रीइशू कर सकता है, या उसमें से कम, चाहे वो 50,000 रीइशू करे, 60 करे, 1 लाख करे, लेकिन उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। और आपको क्या बोला है, ऑथोराइज इज लेस देन इशूड। मतलब आपको ऑथोराइज है 1 लाख और आपने इशू किया 1,20,000, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये तो एकदम इनकरेक्ट है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज ग्रेटर देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। सर ये हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। आपको ऑथोराइज है 1 लाख, आप 1 लाख रीइशू करो, आप 1 लाख इशू करो, चलेगा। आप 1 लाख से कम करो, चलेगा। तो 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बोला है, सब्सक्राइब कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब इज लेस देन इक्वल टू इशूड। मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर्स को इशू किया, आपने 1 लाख शेयर को इशू किया, उसमें से मान लीजिए हो सकता है आपका 80,000 सब्सक्राइब हो सकता है पूरा 1 लाख भी सब्सक्राइब हो जाए, मतलब 3 भी करेक्ट है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू इशूड कैपिटल। लास्ट में बोला है सब्सक्राइब्ड इज मोर देन इशूड। सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपने 1 लाख शेयर को इशू किया और लोगों ने 1,20,000 को सब्सक्राइब कर लिया। सर ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, लोग अप्लाई ज्यादा के लिए कर सकते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं। सो यहां पर आपका 2 और 3 एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो योर सी इज करेक्ट, 2 and 3 बोथ। आपका 2 और 3 ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। माइकी, टॉमी एंड जेरी वेर पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3:2। ठीक है, on 31st of March 2021 their books reflected a net profit of 2,10,000. As per the terms of the partnership deed, they were entitled for interest on capital which amounted to 80,000, 60,000 and 40,000। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का प्रॉफिट है 2,10,000 और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ₹1,80,000। 1,80,000 का हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। अब ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिसाइड्स दिस अ सैलरी ऑफ ₹60,000 ईच was payable to Mikey and Tom। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम लोग
इन एक्सपेंसेस को अप्रोप्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो भी प्रॉफिट बचा हुआ है 2,10,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट से हम लोग पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, रेम्युनरेशन देते हैं, कमीशन देते हैं, ऑल दीज आइटम। लेकिन ये आपका एडिक्वेट होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, दीज आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दीज आर नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हो सकता है अगर आपको क्वेश्चन में लिख के दे दो दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट यहां पर हम लोग को ऐसा कुछ भी लिख के नहीं दिया दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और अगर कोई आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, अगर कोई आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, मतलब आप इंटरेस्ट और सैलरी केवल उतना ही दे सकते हो जितना आपका प्रॉफिट अवेलेबल है। आप अपने प्रॉफिट अवेलेबिलिटी से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन सैलरी पे नहीं कर सकते हो। जितना आपका प्रॉफिट अवेलेबल है आप उतना ही इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अब आप एक बार देखो आपका यहां पर नेट प्रॉफिट कितना है। सर माय नेट प्रॉफिट इज 2,10,000 एंड व्हाट यू हैव टू पे, आपका एप्रोप्रिएशन कितना है। तो देखिए इंटरेस्ट का आपका है 1,80,000 ये हम लोगों ने टोटल किया, और दो पार्टनर्स को सैलरी देना है 60,000 ईच, यानी कि 1,20,000। मतलब आपका यहां पर जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है वो आ रहा है 3 लाख रुपीस का, लेकिन आपके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है एप्रोप्रिएशन करने के लिए, तो आप क्या करते हो, जो पार्टनर को मिलना है, जितना अमाउंट हर एक पार्टनर को मिलना है, उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। सर इसको लिख के दिखाते हैं, देखिए यहां पे आप क्या लिख सकते हो, तीनों पार्टनर के बारे में सोचिए। सर माइकी, टॉमी एंड जेरी। सर माइकी को कितना रुपया मिलना है, सर माइकी को ना इंटरेस्ट का 80,000 मिलना है और सैलरी का 60,000 ये मिलना है माइकी को। सर टॉम को कितना मिलना है, सर टॉम को 60,000 रुपीज इंटरेस्ट का मिलना है एंड 60,000 रुपीज सैलरी का मिलना है। एंड टॉकिंग अबाउट जेरी, जेरी का कोई सैलरी नहीं है, केवल उनको इंटरेस्ट मिलना है। अब आप जब इस सारे अमाउंट को टोटल करोगे इट विल डेफिनेटली कम टू 3 लाख रुपीज, बट आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो केवल 2,10,000 का है। अब किसको इंटरेस्ट दें, किसको नहीं दे, किसको सैलरी दे, किसको नहीं दे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेशियो में 2,10,000 को स्प्लिट कर देते हैं। बताइए देखिए कितना आ रहा है, दिस कम्स टू 1,40,000, दिस कम्स टू 1,20,000 एंड दिस कम्स टू 40,000। हम लोग क्या करेंगे, इस 2,10,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, दैट इज 1,40,000, 1,20,000 एंड 40। अब आप अगर इसको 2 से रिड्यूस करोगे तो कितना आता है, 7:6:2। 7:6:2 मतलब जितना जिस पार्टनर को मिलना था टोटल, पूरा तो उनको नहीं मिल पा रहा है। एम को मिलना चाहिए 1,40,000, टॉम को मिलना चाहिए 1,20,000, जेरी को मिलना चाहिए 40। अब इतना तो प्रॉफिट है ही नहीं कि हम लोग इतना पैसा 3 लाख रुपए इनको पे कर सके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है, हम लोग इस अवेलेबल प्रॉफिट को जो उनको मिलना है उस रेशियो में स्प्लिट कर देंगे, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान हो लेकिन किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो। जिनको जितना मिलना चाहिए था उस रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मोहित हैव बीन अलॉटेड 600 शेयर्स बाई गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। मतलब उन्होंने शायद ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, उनको 600 अलॉट हुआ है। विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। ये आपको प्रो राटा का रेशियो दिया हुआ है। विच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड। मतलब अगर मोहित ने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको 2 शेयर्स अलॉट हुए। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर बट कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। उन्होंने 3 रुपए एप्लीकेशन का तो दे दिया पर वो अलॉटमेंट का 5 रुपए नहीं दे पा रहे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर हैव नॉट बीन मेड बाय द कंपनी। मतलब अगर आप इसका एक छोटा सा टेबल बनाओ फेस वैल्यू का, तो आपको क्या पता चलेगा, दैट कंपनी एप्लीकेशन का 3 रुपया मांग रहा है, कंपनी अलॉटमेंट का 5 रुपया मांग रहा है एंड कंपनी फर्स्ट कॉल का 2 रुपया मांग रहे हैं। टोटल 10 इज द फेस वैल्यू। प्रीमियम का कोई बातचीत ही नहीं है यहाँ पे। These shares were forfeited. The following entry will be passed. सर आप एंट्री को भूल जाओ, आप एंट्री को भूल जाओ और इन अमाउंट को भी एक बार भूल जाओ। आप अपना सिंपल कैलकुलेशन करो। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन होगा। आपको बस
ये एंट्री देख के समझना है कि किस चीज का आपको एंट्री पास करना है। अब ये एंट्री देख के अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये आपके फॉरफीचर का एंट्री है, क्योंकि आपका शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है, शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हुआ है एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये फॉरफीचर का एंट्री है। अब आप क्या करो, सिंपल फॉरफीचर का एंट्री पास कर दो। अब यहां पर देखिए डेबिट में क्या अमाउंट आएगा, सोच के देखो आप डेबिट में क्या आएगा। शेयर कैपिटल को हम लोग कितने रुपए से डेबिट करते हैं, जितना शेयर्स फॉरफिट हो रहा है और उस पर कंपनी ने कितना पैसा अभी तक मांगा है। आउट ऑफ दिस 10 कंपनी ने अभी तक केवल 8 रुपीज ही मांगा है। मतलब आपका यहां पर कितना आएगा, आउट ऑफ 600 ऑन 600 शेयर्स 8 रुपीज हैज बीन कॉल्ड। ऑन 600 शेयर्स 8 रुपीज हैज बीन कॉल्ड येट। ये आपको समझ में है? तो 800 इंटू 6 दैट इज 4800, सॉरी 600 इंटू 8 इज रुपीज 4800 शेयर, 1400 रुपीज। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया 4800। अब आप देखो पहला लाइन से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, तीनों में डेबिट कहीं भी नहीं है, एक्स का अमाउंट 4800 है, सी करेक्ट आंसर है, लेकिन हम आप लोग को बाकी भी करके बताते रहे। अब आप बताओ कंपनी ने फॉरफिट कितना रुपया किया। फॉरफिट कितना करता है कंपनी, जितना अभी तक उस शेयर होल्डर ने पैसा दिया है। अब आपको लग रहा है सर उसने तो केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, मतलब 600 इंटू 3 1800, लेकिन सर यहां तो 2700 आ रहा है। ध्यान देखिएगा, उन्होंने पक्का ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। आपको यह निकालना है कि मोहित ने कितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। तो सर वो कैसे निकलेगा, अपने को क्वेश्चन में प्रोराटा का रेशियो दिया हुआ है, मतलब जिन्होंने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 2 अलॉट हुए, जिन्होंने 3 के लिए अप्लाई किया उनको 2 अलॉट हुए, और मोहित को 600 शेयर्स अलॉट हुए। मतलब पक्का इन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब पक्का इन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। और अगर इन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो पक्का साथ में एप्लीकेशन का पैसा भी दिया होगा, कितना, 3 रुपया करके। मतलब दिस इज 900 इंटू 3 दैट इज 2700। इन्होंने पक्का इतना पैसा दिया होगा और हम लोग इस सारे अमाउंट को फॉरफिट कर लेंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बेसिकली ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो आपका अरियर है। इन्होंने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। अब आप चेक करो कितना इन्होंने नहीं दिया। सर इनको 600 शेयर्स अलॉट हुए, मतलब टेक्निकली इनको 5 रुपीज के हिसाब से 3000 रुपया कंपनी को देना था, बट ये पहले से कुछ पैसा एक्सेस देके रखे। कितना, सर 300 शेयर पे। सर 300 कैसे, इन्होंने 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया बट इनको अलॉट केवल 600 शेयर्स हुआ। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपया पर शेयर कंपनी को एक्सेस देके रखा है। मतलब ये कितना आता है, 900 इंटू 3 दैट इज 300 इंटू 3 दैट इज 900। इन्होंने 900 रुपया पहले से कंपनी को एक्सेस देके रखा है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि इन्होंने अलॉटमेंट का 3000 रुपए का डिफॉल्ट किया, इन्होंने केवल 2100 रुपीज का डिफॉल्ट किया, 2100, और ये आ गया आपका 2100, एंड हेंस सी इज योर करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पे 2-3 चीज का क्या ध्यान रखना था कि अगर प्रोराटा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोराटा है मतलब इन्होंने पक्का ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अगर से इन्होंने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो इनका अलॉटमेंट का जो अरियर है वो अमाउंट छोटा हो जाएगा। इट्स नॉट 3000, इट्स लेसर देन दैट। सर कितना लेसर, जितना इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे एक्सेस दिया होगा वो इनका हो गया आपका, वो इनका अरियर को छोटा कर देगा, विच कम्स टू रुपीज 2100। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, सी, विच इज 1400, 2700 एंड 2100। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। अपने लोग आगे बढ़ते हैं। 31 देखिए क्या बोले, गिव रीजंस, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। पहले असर्शन पढ़ते हैं। इन केस ऑफ शेयर्स इशूड ऑन प्रोराटा, अभी जो किए, एक्सेस मनी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एग्जैक्टली जो अभी किए, कैन बी यूटिलाइज टिल अलॉटमेंट ओनली। सर ऐसा तो कहीं नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर किसी शेयर होल्डर ने बहुत सारे शेयर्स के लिए अप्लाई किए और उनको कम शेयर्स अलॉट हुए, तो जो भी उनका एक्सेस मनी होता है उसको हम लोग चाहे तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कितना पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट कि आपको केवल अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि केवल आपको अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना है,
तो हम लोग केवल अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करते हैं। अदरवाइज जो एक्सेस पैसा हम लोग को मिलता है वो हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, जब तक पैसा वो हमारे पास है, जब तक एक्सेस है, तब तक हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका असर्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। रीजन को पढ़ते देखिए क्या लिखा है। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल in advance at the rate 12% per annum for amount adjusted towards calls। सर ये एकदम करेक्ट है। कंपनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स 12% पे करता है और इंटरेस्ट ऑन अरियर्स 10% से लेता है पर एनम। तो ये एकदम करेक्ट है। जो भी अमाउंट कंपनी को एडवांस में रिसीव होता है और जब कंपनी उनको आने वाले कॉल्स में एडजस्ट करता है तो कंपनी उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 12% पर एनम के हिसाब से शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट देता है। तो आपका यहां पर असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन एकदम करेक्ट है। मतलब देखिए आपका यहां पे असर्शन एकदम इनकरेक्ट है लेकिन रीजन करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते क्या लिखा हुआ है। आपका असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। रीजन तो करेक्ट ही है, असर्शन गलत है। असर्शन क्यों गलत है? क्योंकि सर हम लोग आने वाले जितना भी पैसा हमारे पास है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, सब में एडजस्ट कर सकते हैं, सब में एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉल्स पे हम लोग एडवांस पे 12% के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट पे करता है। तो आपका यहां पर क्या हुआ, असर्शन बिल्कुल फॉल्स है बट रीजन एकदम करेक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोले देखिए। अजय एंड विनोद आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो 3:2। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल, प्लीज वर्ड पे स्ट्रेस दीजिएगा, फिक्स कैपिटल इज ₹3 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड पे मेंटेन करते हैं एंड नॉट फ्लक्चुएटिंग। और अगर फिक्स मेथड पे मेंटेन करते हैं तो पक्का 2 अकाउंट बनाते होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। ओके, आगे क्या बोला है। After the close of the accounts, it was observed that interest on capital, which was agreed to be provided at 5% per annum, was erroneously, गलती से 10% per annum provide कर दिया गया था। By what amount will Ajay's account be affected if the partners decide to pass an adjustment entry for the same? ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले आपने गलती कर दिया, अब आपको इन गलती को रेक्टिफाई करना है। सर गलती क्या हुआ? सर गलती ये हुआ है कि पार्टनर को 5% इंटरेस्ट दिया गया, बल्कि 5% इंटरेस्ट अग्री हुआ था। इट वॉज अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड एट 5%, 5% उनको देना था, बट इरोनियसली, रॉन्गली उनको 10% इंटरेस्ट दे दिया गया। अब अपने को इसको ठीक करना है। इसको हम लोग कैसे करते हैं देखिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 32 और ये आपका अजय एंड विनोद। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो पार्टनर को गलती से दे दिया गया है वो पार्टनर से वापस ले लो, वो पार्टनर से वापस ले लो। पार्टनर को 10% के हिसाब से गलत इंटरेस्ट दे दिया गया है, मतलब फिक्स कैपिटल पे 30,000 एंड 40,000, 3 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, ये पार्टनर को गलती से दे दिया गया है, वो आप उनसे वापस ले लो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट। मैं आप लोगों को लिख के बता रहे ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट गलती दे दिया गया। वो कितना होता है, 3 लाख का 10% 30,000, 4 लाख का 10% 40,000। अब यहां पर एक बात समझिएगा, फर्म ने प्रॉफिट में से 70,000 रुपया उनको इंटरेस्ट दे दिया, अब वो वापस ले रहे। फर्म क्या कर रहा है, उनके अकाउंट को डेबिट करके इंटरेस्ट वापस ले लिया। तो फर्म के पास कितने का प्रॉफिट आ गया, फर्म के पास 70,000 रुपीज का प्रॉफिट आ चुका है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इंटरेस्ट करेक्ट प्रोवाइड करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, ये आप उनको दे दो। सर कितना होता है, 3 लाख का 5%, यानी कि हाफ 15,000, ये उनको दे दो, मतलब क्रेडिट कर दो। और यहां पर इनको 20,000 दे दो, मैंने इनको भी क्रेडिट कर दो। सर पहले हम लोगों ने क्या किया, गलत इंटरेस्ट उनसे ले लिया। किसने लिया, फर्म ने। फर्म के पास कितना प्रॉफिट आ गया, 70,000। इस 70,000 के प्रॉफिट से आप इनको करेक्ट इंटरेस्ट दे दो, उनको 5% तो मिलना ही चाहिए। मतलब आपने क्या किया, इनको 35,000 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। फर्म के पास अभी भी कितना प्रॉफिट बचा है, 35,000। सर मेरा क्वेश्चन आप लोग को यह है कि क्या ये 35,000 रुपए का इंटरेस्ट, सॉरी क्या ये 35,000 का प्रॉफिट
क्या ये 35,000 रुपीज का प्रॉफिट फर्म अपने पास रख लेगा क्या? सर दी आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये किसको मिलेगा? अजय और विनोद को मिलेगा उनके ओपीएसआर में, उनके ओपीएसआर में, यानी 3:2 के रेशो में हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, विच इज प्रॉफिट ऑफ ₹35,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2। कितना आता है देखिए, 35,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इज ₹21,000 और यहां पर इनका कितना आता है 14,000। ये हमको उनको देना है, उनके अकाउंट को हम लोग इसको क्रेडिट कर देंगे, उनको देना है। जब भी पार्टनर के अकाउंट को कम करते हैं डेबिट, पार्टनर को देते हैं क्रेडिट। अब आप इसका नेट इंपैक्ट देख लो कितना है, इन तीनों अमाउंट को डेबिट क्रेडिट को एडजस्ट करो, देखो कितना है। सर इनको कितना मिला है प्रॉफिट, इनको कितना मिलना चाहिए, 15,000 प्लस 21, ही शुड गेट 36। और इनको कितना मिलना चाहिए, सर ही शुड गेट 34। ये टोटल इनका आ रहा है 34। मतलब सर इनसे लेना कितना है 30 और इनको देना कितना है 36। इनसे लेना है 30, देना है 36, तो इनको 6,000 दे ही दो। और सर विनोद के संग क्या करना है, सर विनोद से 40 लेना है, विनोद से 40 लेना है और 34 देना है, 40 लेना 34 देना। तो उनको एक काम करो ना, 6,000 रुपया उनसे ले लो नेट में, 6,000 रुपया इनसे नेट में आप ले लो, विनोद से लेके और एक को दे दो, एक का क्या नाम है अजय, विनोद से लेके अजय को दे दो। मतलब आपने अल्टीमेटली इसका जर्नल एंट्री क्या किया, सर विनोद के अकाउंट को, सर ध्यान रखिएगा करेंट अकाउंट नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट आएगा, ठीक है, सॉरी कैपिटल नहीं करेंट अकाउंट आएगा, क्योंकि पार्टनर्स अपने अकाउंट को फिक्स मेथड पे मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग कैपिटल के संग कोई छेड़छाड़ नहीं करते, सारा एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, विनोद के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, विनोद से 6,000 रुपया लेके किसको दे देंगे, अजय को। तो अजय करेंट अकाउंट बाय ₹6,000 और ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अब आप इसको ऑप्शंस में खोज लो। अजय करेंट अकाउंट विल बी, खाली आपको अजय के बारे में एक्चुअली पूछा, हाँ अजय के अकाउंट में पूछा, तो अजय को हमने क्या किया था, अजय के करेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। तो आप खोज लो, अजय करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, नो सर, अजय करेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अजय के करेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे 6,000 रुपए से। सर 35 तो हमारा अमाउंट ही नहीं आया था, 20,000 तो हमारा अमाउंट ही नहीं आया था। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी इसमें कोई डाउट है तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम डिटेल एक एमसीक्यू वीडियो अपलोड किया है, ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स का वीडियो है, वो हम आप लोग को आई बटन में पिंग कर देगा, आप लोग उसको देखना। उस पे इसी कॉन्सेप्ट पे हम 6 से 7 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएं, तो आप लोग देखना, आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए इसमें क्या बोला है। जिष्णु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 कॉल्ड अप, 10 में से कंपनी ने अभी तक केवल 8 रुपया मांगा है। ऑन विच जॉन, जो कि एक शेयर होल्डर होगा, had paid application and allotment money of 5 per share. Of these, 15 shares were reissued to Parker as fully paid for 6 per share. What is the balance in the share forfeiture after the relevant amount has been transferred to capital reserve? आपको 3 एडजस्टमेंट करके अमाउंट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि जब इन शेयर्स को फॉरफिट किया होगा तो हमारे शेयर फॉर फीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कितना पैसा जॉन ने अभी तक अपने शेयर्स पे दिया है। आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 पर शेयर। देखिए 10 का शेयर था, कंपनी ने 8 रुपए केवल मांगा और 8 में से उसने 5 रुपए दिया, तो 5 रुपए हमारा हो गया शेयर फॉरफिचर, ये पैसा कंपनी फॉरफिट कर लेगी। तो ये हो गया आपका 100, ये कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। अब जब रीइश्यू किया तो कुछ कंपनी को नुकसान भी हुआ। कितना नुकसान हुआ, देखिए कंपनी ने 10 रुपए के शेयर को 6 रुपए में रीइश्यू किया, मतलब 4 पर शेयर कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो जो लॉस हो रहा है वो कंपनी कहां से फुलफिल करता है, इस शेयर फॉरफिचर से। मतलब कंपनी को 4 रुपीज पर शेयर नुकसान हो रहा है। 10 का शेयर को कंपनी ने 6 में रीइश्यू किया, माने 4 पर शेयर का लॉस। तो दिस इज 15 इंटू 6। कंपनी ने क्योंकि 15 शेयर्स को रीइश्यू किया है, तो 15 इंटू 6 इज इक्वल्स टू ₹60। कंपनी ने 100 रुपीज क्रेडिट किया, शेयर फॉर फीचर को कलेक्ट किया, उसमें से 60 यूज कर लिया,
अपने लॉस को एडजस्ट करने के लिए, डिस्काउंट को एडजस्ट करने के लिए अब कंपनी ने कुछ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में भी डाला होगा। कैपिटल रिजर्व में कितना डाला होगा देखिए, पर शेयर को जब फॉरफिट किया तो कितने का फायदा हुआ था, 5 का, 5 पर शेयर। और जब रीइश्यू किया तो नुकसान कितने का हुआ, 4 पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू, दैट इज 15। कंपनी ने 15 रुपीज अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा। तो यहां पे अमाउंट कितना बचता है, 75 मैंने 25। सो 25 इज योर शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस, 25। अगर आप लोग को यह तरीका नहीं समझ में आया तो आप इसका एक लेजर भी बना सकते हो। जब शेयर फॉरफिट हुआ होगा तो 100 रुपीज आया होगा आपके शेयर फॉर फ्यूचर में, उसमें से कंपनी ने 60 रुपीज को यूज कर लिया रीइश्यू के टाइम पे एंड 15 रुपीज यूज कर लिया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए। तो कितना पैसा बच गया, 25। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर एंड 25 इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते 34। देखिए क्या बोला है, न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ ओल्ड लैंड लिमिटेड एंड पेड फॉर इट बाय इशू ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। न्यू फाउंड लिमिटेड ने ओल्ड लैंड लिमिटेड का बिजनेस खरीदा और उसका पेमेंट कैसे कर रहा है, बोल रहा है कि हम आपको 30,000 अपने कंपनी का इक्विटी शेयर दे देगा, 100 रुपया वाला। मतलब अगर आप परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना चाहो तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स। कितना पैसा दिया सर, 30,000 शेयर्स दिया 100 रुपए का, तो कितना आता है टोटल 30 लाख रुपीस। 30,000 इंटू 100 इज 30 लाख। ओके, along with it 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 CR, 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स भी इन्होंने इशू किया। तो आप ये भी लिख लो, एक इन्होंने इक्विटी शेयर्स दिया, कुछ अपने कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स दिया 1 करोड़ का, 1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इन्होंने केवल 1 करोड़ का शेयर नहीं दिया, 1 करोड़ के शेयर को 5% के प्रीमियम पे दिया है। मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, इट्स नॉट जस्ट 1 करोड़, दिस इज 1 करोड़ प्लस 5%। तो कितना आता है, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख रुपीज इन्होंने दिया प्रेफरेंस शेयर्स और 8 लाख रुपए चेक से दिया। तो बैंक से कितना दिया, पेमेंट कितना किया कैश में, 8 लाख रुपए। अब आप इसको टोटल कर लो कितना आता है, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख एंड दिस इज 1 करोड़ 43 लाख रुपीज। दिस इज 1 करोड़ 43 लाख रुपीज एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, आपको खाली यही चेक करना था कि उनका परचेज कंसिडरेशन कितना हो रहा है, व्हाट वाज द टोटल अग्रीड परचेज कंसिडरेशन, कितना पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो कुछ 30 लाख का हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स दिया, 1 करोड़ 5 लाख का हम लोगों ने प्रेफरेंस शेयर्स दिया और 8 लाख रुपए का चेक दिया। टोटल कम्स टू 1 करोड़ एंड 43 लाख रुपीज। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में अपने को क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। 2 पार्टनर्स है, 2 पार्टनर्स का आपको OPSR दिया। सी को एडमिट किया, सी को शेयर कैसे मिल रहा है, ही टेक्स 1/4, किसके बारे में बोल रहे हैं, सी के बारे में बोल रहे हैं। सी टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। अगर हम लोग केवल इसी लाइन को इंटरप्रेट करें तो इस लाइन का मतलब क्या है कि सी को जो शेयर मिल रहा है वो 1/4 किससे मिल रहा है, ए से। तो सी इज गेटिंग 1/4 ऑफ हिज शेयर, मतलब ऑफ सीज शेयर फ्रॉम ए। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 ऑफ सी का शेयर फ्रॉम ए एंड बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर। बी अपने हिस्से में से, बी का हिस्सा कितना आप ऊपर देख सकते हो, बी का हिस्सा है 2/5। बी अपने हिस्से में से 3/16 निकाल के सी को दे दिया। मतलब सी को बी से कितना मिल रहा है, 3/16। नाउ अगर उसको अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/4 अगर ए से मिल रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि उसको 3/4 बी से मिलेगा, 3/4 ऑफ सीज शेयर फ्रॉम बी, या बोल सकते हो एंड विच इज इक्वल टू 3/16। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये मान लीजिए केक है, ये पूरा केक मान लीजिए सी का शेयर है। सी बोल रहा है कि मेरे को ना अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4 मेरे को मिल रहा है किससे, ए से। तो बचा हुआ जो 3/4 शेयर है ये किससे मिलेगा, बी से। अब यहां पर 1/4 सी के शेयर का बोले, सपोज सी का शेयर है एक्स, तो एक्स का 1/4, अब हमको तो एक्स नहीं पता,
और 3/16 अपने को डायरेक्टली दिया हुआ। तो अब आपको केवल अगर आप इस फ्रेज को सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखा था आपको, देखिए 3/4 ऑफ सीज शेयर इज इक्वल टू 3/16। सी को 3/16 किससे मिल रहा है, बी से, और बी कितना दे रहा है, 3/4। मतलब अगर आप यहां से सी का शेयर निकालना चाहो तो सी शेयर इज इक्वल्स टू 3/16 डिवाइडेड बाई 3/4 यूनिटरी मेथड। अब आप इसको रिवर्स कर दो, 3/16 इंटू 4/3, 3 कैंसिल, 1/16, द आंसर इज 1/4। आपको ऑफ और फ्रॉम का मतलब समझना पड़ेगा। ऑफ मतलब उसका, 1/4 ऑफ शेयर, मेरे शेयर का 1/4। मेरे पास 100 रुपए, मेरे पास 100 रुपीज है, आई वॉन्ट टू गिव यू 20% ऑफ माई शेयर, 20% ऑफ माई शेयर, तो ये हो गया 20% ऑफ 100। और एक हम आपको 20 रुपए दे रहे हैं, मेरे पास 100, हम अपने हिस्से में से आपको 20 रुपए दे रहे हैं, तो दिस इज 100 माइनस व्हाट आई एम गिविंग यू 20 रुपीज, तो मेरे पास कितना बचेगा 80। तो ऑफ और फ्रॉम का यही डिफरेंस है। ऑफ जनरली मींस मल्टीप्लाई एंड फ्रॉम जनरली मींस माइनस। जनरल है, आप इसको बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, बट जनरली मतलब इसका यही होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में अपने को क्या बोले, क्रिशन लिमिटेड हैड इशूड 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20 लाख शेयर उन्होंने इशू किया, एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अभी तक कंपनी में से 10 में केवल 8 रुपए ही कंपनी ने कॉल किया, एंड द एंटायर अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड। कंपनी ने मांगा, कंपनी को पूरा पैसा मिल भी गया, एक्सेप्ट कॉल्स ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 800 शेयर्स। एक आदमी ने 800 शेयर पे 4 रुपया नहीं दिया, और एक ने 3 रुपीज पर शेयर नहीं दिया 500 शेयर्स पे। तो आपको पूछा है कि आपके बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये अमाउंट कितना दिखेगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आप देखो कि कंपनी ने कितना पैसा कॉल किया, व्हाट इज कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, तो अपने को यहां पे क्या निकालना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कंपनी ने कॉल कितना किया अभी तक, कंपनी ने 20 लाख शेयर्स पे 8 रुपीज करके कॉल किया। कंपनी ने 20 लाख शेयर्स पे 8 रुपीज करके कॉल किया, विच इज 20 lakhs into 8, that comes to 1,60 lakh rupees। कंपनी ने 1,60 लाख रुपीज अभी तक कॉल किया, उसमें से कितना पैसा कंपनी को नहीं मिला वो आप माइनस कर दो। कितना पैसा कंपनी को नहीं मिला, एक आदमी जिनके पास 800 शेयर है उसने 4 रुपया नहीं दिया, और एक आदमी है जिनके पास 500 शेयर है उसने 3 रुपया नहीं दिया। इसका टोटल आप माइनस कर दो, आपको आंसर आ जाएगा 800 into 4 इज ₹3200 एंड दिस इज ₹1500। आप इसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 1,60 लाख माइनस 3200 माइनस 1500 इज 15995,300, 15995,300 एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 36 समझ में आया। खाली आपको यही निकालना था कि कंपनी ने कितना पैसा मांगा और उसमें से कितना पैसा नहीं मिला। कंपनी ने 1,60,000 मांगा, उसमें से 3200 एंड 1500 कंपनी को नहीं मिले। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 37 to 55 जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।